प्रॉपर्टी आपकी होगी 0 to nt fx is equal to n times 0 to 2 fx dx, n belongs to integer and fx is a periodic with the period t. सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास ऐसा आ जाए mt to nt fx dx, तो इसके लिए आप क्या करोगे, दैट इज n माइनस m 0 to t fx dx। क्या मतलब है, तो ये यहाँ पे इसके साथ समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया था, मैं आपको बोलूं कि भाई इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है, तो फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स की ही बात कर लेते हैं। मैं बोलूं कि 5 से लेके 10 तक आपको इंटीग्रेट करना था। आपने बोला कि हर पीरियड में एक ट्रायंगल होगा और उस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाफ होगा। तो आप सीधा बोल सकते थे अगर 5 से 10 जाना है तो विड्थ कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 5 टाइम्स ऑफ दिस हम निकाल सकते हैं। उसी को इसने बोला कि आप ऐसे लिख लो 10 to 5, जो इसका पीरियड होता है 0 to 1, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स dx आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 5 आएगा, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू हाफ, तो ये 5/2 हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर 5 से 10 की बात करते हैं या 1 से 3 की बात करते हैं तो यही डिफरेंस आना चाहिए आपके पास। ये डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस के लिए हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे सोच ले कि यहाँ पे एम टी माइनस एन टी कर दे, एन टी प्लस एम टी कर दे, ठीक है, एन टी माइनस एम टी कर दे और एम टी माइनस एम टी कर दे, और यहाँ पे एफ एक्स को हम शिफ्ट कर ले, तो वही आ जाएगा 0 to 1 आ जाएगा, 0 to t आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अच्छा, इसमें जो थर्ड वन है वो क्या है कि आपको बोला जाए कि a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपने लिख दिया दैट इज a टू बी एफ एक्स डी एक्स। दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि फंक्शन पीरियोडिक हो और n जो है वो इंटीजर हो, तभी ये सारी प्रॉपर्टी लगेंगे। ऐसा नहीं n को कभी आपने √2 या हाफ या रैशनल इरेशनल कुछ ले लिया, आपको हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, तो ये करना है। a टू एन टी और b प्लस एन टी की क्या मीनिंग है कि जैसे आपको बोला जाए कि किसी क्वेश्चन में कि 5 प्लस हाफ, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 5 से 3 प्लस 5 तक। a यहाँ पे ये हो गया और b यहाँ पे ये हो गया। b को आप चाहे इंटीजर की जगह कुछ और ले लें, 5/2 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये b है, ये a है, ये 7 से आपको कहाँ तक जाना है, 7 से आपको 7.5 तक जाना है। तो आपको पता है कि अगर 7 से 7.5 तक जाओगे आप, तो ऐसे ही होगा, मान लीजिए 7 है, ये हाफ है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आएगा जिसका एरिया आपको निकालना है, तो वो एरिया तो यहाँ वाले ट्रायंगल के भी इक्वल हो जाएगा। ए टू बी कहीं से आप ले लें, उससे निकाल सकते हैं। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आपने बोला कि बस इसको इंटीग्रेट कर लूंगा मैं 2 से लेके 5/2 तक। 2 से 5/2 तक जो एरिया होगा वो हम चेक कर लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हम निकाल सकते हैं। 2 से 5/2 तक आपको पता है क्या होगा, ये देखिए 2 से 5/2 तक कहाँ होगा, 2 से 5/2 तक x-2 होगा, तो x-2 आप लिख लो, इंटीग्रेट कर लो, या इस केस में तो आप ये भी बोल सकते हो सर 0 से लेके हाफ तक निकाल लो, उससे भी हो जाएगा आपका। तो 2 to 5/2 x-2 dx इंटीग्रेट किया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x-2 को आप टी पुट कर लो, तो 0 से हाफ तक की ये सिचुएशन रहेगी, 0 to हाफ।
एक्स डी एक्स आप इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी, तो इससे रिलेटेड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन। सब कॉन्सेप्चुअल है, आप सोचोगे तो सारा आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, वही कहानियां हो रही हैं सारी तरफ। अगर मैं बोलूँ कि ए टू ए प्लस एन टी ले लें, ए टू ए प्लस एन टी ले लें एफ एक्स टी एक्स, तो इसको क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 to एफ एक्स टी एक्स, and this is also equal to n times of 0 to t एफ एक्स टी एक्स। सेम है, ए से आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे फ्रैक्शनल फंक्शन बोला जो हाफ से लेकर आप 5/2 तक जा रहे हो, तो 0 से 2 तक आप निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में याद रखना है, पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन सा था हमारा, पीरियोडिक फंक्शन था साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। जितने ट्रिगो फंक्शन थे उनके मॉड थे, और फ्रैक्शनल फंक्शन था। बाकी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की जब बात करते थे एफ ऑफ जी एक्स की, तो अगर जी एक्स पीरियोडिक है तो वो पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज पे हम एक बार फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन 0 to 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब 0 to 4 पाई है, तो एक चीज क्लियर होगी कि 0 to अगर 4 पाई है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, मॉड हो गया तो साइन एक्स का पीरियड पाई हो गया। तो आप देखिए दो तरीके हैं आपके पास। आप बोलो कि सर डेफिनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, और बोले कि सर इसकी वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ इंटू 4, ये आपका 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। 0 to 4 8 आ जाएगा, सॉरी 4 to 8 आ जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो इसका पीरियड कितना है, पाई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, फंक्शन लिख दिया आपने। अब 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड से बाहर आएगा, तो ये 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया, इंटीग्रेट किया हमने 4, ये आ गया माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। तो पहले माइनस कॉस पाई -1, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये -1 और cos 0 इज -1, तो फाइनली 8 आ गया आपके पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कुछ जी में आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। एक है आपका 0 to 50 पाई, मैं चाहूंगा पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, 0 to 50 पाई अंडर रूट मॉड ऑफ cos x माइनस cos क्यूब एक्स dx। ये जरा ट्राई कर लीजिए, बता दीजिए कि सर ये होगा। पहली बात, क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा,
तो 0 to 50 पाई था, तो ये देखिए क्या है, हमने 0 to 50 पाई लिखा है इसको, और यहाँ देखिए मॉड है ना। तो आपने पढ़ा है कि मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया, लिखा अंडर रूट कॉस एक्स, आप कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये मॉड साइन लगा हुआ है, अब इसको अलग अलग लिख सकते हो ना, तो इसको अलग अलग लिख के आप बोलो कि सर 0 to 50 पाई, एक आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका अंडर रूट, और एक आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसका अंडर रूट मॉड ऑफ साइन एक्स। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? बिल्कुल। इसका पीरियड पाई और इसका भी पीरियड पाई, क्योंकि अंदर मॉड में है, और नहीं भी होता तो अंडर रूट कॉस एक्स भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है, वो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन पीरियोडिक तो है ही कम से कम। अब यहाँ पे मॉड लगने की वजह से वो चिंता खत्म हो गई कि भाई ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो आपने इसको, इसका पीरियड, इसका भी पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, दोनों का कंबाइंड पीरियड हमारा पाई हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज 50 0 to पाई अंडर रूट ऑफ मॉड कॉस एक्स इंटू मॉड साइन एक्स। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद क्या करें हम? तो इसके बाद हमारे पास काम है कि ये 50 हो गया, इसको दो पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से पाई के बिटवीन वही रहेगा, तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक 0 to पाई बाई 2, ये अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो गया, एंड फिर प्लस पाई बाई 2 टू पाई, कॉस नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस कॉस एक्स का अंडर रूट इंटू साइन एक्स डी एक्स। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं सर नेगेटिव कैसे अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं? क्योंकि कॉस ऑलरेडी नेगेटिव है, उसका नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये फंक्शन है, इसकी पावर हाफ है, साथ में उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस हम अलग ले लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से तो आसानी है, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हम माइनस साइन ले लें कॉमन, और इसको लिख दें cos x raised to the power 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 by 2। यहाँ माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, तो वो तो आपके पास वही आ जाएगा कि cos x, इसकी लिमिट आप ये लगाओगे 0 to पाई बाई 2, और इस cos x रेज टू द पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 by 2, इसकी लिमिट आप यहाँ पे यूज करोगे क्या, दैट इज पाई बाई 2 टू पाई। आगे तो आपको पुटिंग करनी है, पुटिंग करके आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे जो भी आएगी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, चले नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, थोड़े से कंपोजिट फंक्शंस ऐसे कंबाइन हो जाए। ये देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन n 0 to 2n पाई mod of sin x plus minus greatest integer function of mod of sin x by 2। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें दो चीजें आपको क्लियर कट दिख रही हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ से
हाफ के बिटवीन साइन एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ के बिटवीन होगी, मॉड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है 0 और हाफ के बिटवीन होगी। तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। आपने बोला कि इस पार्ट को आप हटा दो, इस पार्ट की कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो, दिस कैन बी रिटन एज 1/n इंटीग्रेशन 0 to 2n पाई मॉड ऑफ साइन एक्स लिख लो। और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो भाई इसकी वैल्यू 0 से हाफ के बिटवीन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड आपने अभी भी निकाला था, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड जो है हमारे पास पाई है, तो हमने फिर से आपको लिख लिया कि दिस इज इक्वल टू 2n/n 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अब यहाँ पे आ गया 2, ये 0 to पाई, 0 से पाई के बिटवीन साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स dx। और वो एरिया तो आप याद ही रखो कि 0 से लेके पाई तक ये एरिया कितना होगा, दैट इज 2, क्योंकि ये तो बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है, तो इतनी मेहनत करेंगे, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 4 आ गई। एक क्वेश्चन ये भी देखिए जरा, 0 to 10 पाई साइन ऑफ x माइनस पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई dx इंटीग्रेट करना है। ट्राई करो एक बार जरा, एक बार ट्राई कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है? शुभम, वन है इसका पीरियड, तो इसका पीरियड पीरियड 1 है? हे भगवान, देख ध्यान से यार, पाई पीरियड पाई है ना, कहाँ फंस गए तुम लोग। ये देखो तो, हाँ, फ्रैक्शनल 10 पाई फंक्शन इंटू ऑफ 1 माइनस कोस 1 1 होता है। अब फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x बाई पाई का क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई पाई, ये तो पाई आ गया ना। और पाई आ गया तो आप बोलो कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ओ जी है तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा, बाहर पीरियोडिक है नहीं है, उसके पीरियड से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसी का पीरियड चलेगा। तो आपने इसको सीधा लिख दिया 10 0 to पाई, 0 to पाई जो भी है आपके पास, ये साइन एक्स बाई पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई पाई dx, ये आपके पास। अब देखो क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके पाई तक, x 0 से पाई तक है, तो x बाई पाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक, और 0 से 1 अगर वेरी कर रहा है तो जो इनपुट है वही आउटपुट। तो हमने लिख दिया इसको 10 टाइम्स ऑफ 0 to पाई साइन ऑफ x बाई पाई
क्योंकि फ्रैक्शनल फंक्शन इसी का होना था dx। अब इंटीग्रेशन आपको पता है 10 हो गया, साइन का माइनस, तो ये माइनस आ गया कॉस ऑफ एक्स बाई पाई, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 1/5, तो यहाँ पे 10 पाई लिख देते हैं। और लिमिट हमने 0 to पाई पुट कर दी, 0 to पाई पुट कर दी, तो ये आ गया -10 पाई। तो पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा cos 1, और जब 0 पुट करेंगे तो cos 0, दैट इज 1। दिस इज आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cos pi हाँ, माइनस साइन होगा, ये प्लस कर देते हैं, साइन का माइनस होगा, तो ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन अंदर ले जाके 1 - cos 1 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन आया था 1994 जेईई एडवांस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करो, उससे थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा कि भाई जो जेईई में क्वेश्चन पूछे जाए सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, तो वो कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं। कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, v बिलोंग्स टू 0 to पाई, show that show that 0 to n pi plus v mod of sin x dx that is equal to 2n plus 1 minus cos v। ये प्रूव करना है, ये जरा ट्राई कर लीजिए। सर हो गया। क्या आया बच्चे? अच्छा, प्रूव ही करना था, हो गया हाँ प्रूव। चलो कैसे ब्रेक करेंगे बता दो। सर, पहले 0 से n पाई, फिर 0 से v कर लेंगे। पहले ले लिया, बिल्कुल सही बोला, 0 to v mod of sin x dx, ठीक है जी। और फिर इसको लिख लिया क्या, v to n pi plus v mod of sin x dx। और अभी भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 से v तक, देखो 0 से v 0 से पाई तक है, इसका मतलब sin x पॉजिटिव होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसका एनवेल रिटन एज 0 to v sin x dx, इसका काम तो हो जाएगा। और यहाँ पे अभी आपने की थी a plus nt, क्या था ये, n टाइम्स ऑफ 0 to पाई 0 to पाई sin x dx कर लेंगे। मॉड ऑफ साइन एक्स, और बाद में साइन एक्स लिख लेंगे। अब इससे आगे तो बहुत सिंपल है, ये साइन एक्स का हो गया आपके पास क्या, माइनस कॉस एक्स, और ये 0 to v आप यहाँ पे पुट कर लोगे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस n टाइम्स ऑफ 0 to पाई साइन एक्स ही है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस ही कर ले बाहर, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आ जाएगा 0 to पाई, फिर से हम यूज़ कर लेंगे, या सीधा पता ही है आपको कि ये 2 होता है, तो 2n हो जाएगा, यहाँ से आपके पास -1 आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, तो 2n plus 1 माइनस कॉस वी आ जाएगी वैल्यू। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज की, भाई कहीं फंसाने की कोशिश करें आपको। एक और इसको देखते हैं, फिर अगले वाले उस पर प्रॉपर्टी पे चलेंगे कि लेट एफ एक्स बी अ नॉन नेगेटिव fx be a non-negative continuous function।
नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब ग्राफ जो है ऊपर ऊपर है, एंड इट इज डिफाइंड ऑन आर. such that fx plus f of x plus half, that is equal to 3. Then find then find 1 upon 1008 integration 0 to 2016 fx dx क्या होगा. तो एक बात हमें पकड़नी पड़ेगी कि fx तो हमारे पास है ही नहीं, और जब तक fx ना हो हम इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते. तो fx के बारे में सोचना है और fx हमें यहां से निकालना है. और ऐसी सिचुएशन होगी हम कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे. तो fx निकालना आपको आता है, fx कैसे निकालते हैं ट्राई कीजिए जरा. fx तो इस टाइप के क्वेश्चन फंक्शन में भी आपने किए थे, फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन था. तो आप बोलते थे कि सर एक काम करो, इसको लिख दो fx ऑन रियल के लिए है. तो एक इक्वेशन तो यही हो गई f of x plus half that is equal to 3. अब x प्लस हाफ हमें गायब करना है, इसलिए x को हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस हाफ से. तो यहाँ पे लिख दिया f of x प्लस हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f of x प्लस हाफ लिखे तो x प्लस 1. राइट हैंड साइड में आपके पास ये 3 रहेगा. इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो आपके पास क्या आया fx माइनस f of x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया कि fx जो है वो किसके इक्वल है, f of x प्लस 1 के इक्वल है. तो पीरियोडिक हो गया, और पीरियड क्या हो गया हमारा, पीरियड इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब पीरियड 1 हो गया तो आगे कैसे कैलकुलेट करें. चलिए यहाँ तक तो मैंने बता दिया, अब इससे आगे मुझे बता दीजिए कि सर इसको इस टाइप से आप डील करो, ये हो जाएगा. इससे आगे क्या करें. fx कैसे निकाले, क्योंकि fx जब तक निकलेगा नहीं हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो fx कैसे निकाले. क्योंकि यहां से तो सिर्फ आपने निकाला कि ये फंक्शन जो है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, उससे तो हमारी कहीं भी 1% बात बनती नहीं. आपने बोला कम से कम इतना तो हो ही जाएगा, क्या आप इसको लिख लो 2016 divided by 1008 0 to 1 fx dx. ये आ गया हमारे पास 2. बोले अब इंटीग्रेट कैसे करें. फिर से दिमाग में बात आती है कि fx और f of x plus 3 है. तो यहाँ पे जरा सोचे, तो इसको एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 0 to half fx dx and plus half to 1 fx dx. देखो एक स्टेप बचाने के लिए सिखाया था कि डायरेक्टली आप वो यूज कर सकते थे, अगर नहीं याद तो मैं इसको पुटिंग से कर लेता हूँ 1 to half fx dx. मैं चाहता हूँ कि दोनों की लिमिट सेम हो जाए. तो x को मैंने x प्लस हाफ पुट कर दिया, मतलब
x इज इक्वल टू, यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं, हमने पुट किया t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू t प्लस हाफ। तो x की वैल्यू जब हाफ होगी तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिमिट तो ये आ गया आपके पास, ये 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी तो ये हाफ हो जाएगा, तो 0 to 1 एफ टी डी टी हो जाएगा, जिसको आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। फाइनली आप बोलोगे सर ये दोनों सेम आ गए, ट्वाइस हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 0 to हाफ एफ एक्स डी एक्स। अब इससे आगे क्या करें, इससे आगे क्या करें? सर x की जगह t प्लस हाफ आएगा उधर दूसरे वाले में। अच्छा, या तो फिर यही कर ले, ठीक है, ये भी बात सही है कि यही कर लो सर, काय को उधर जा रहे हो। ये जो हाफ था 1 था, अब बोलो सर इसको ऐसे लिख लो आप, 0 to हाफ एफ ऑफ एक्स को आपने वो पुट किया था टी प्लस हाफ, यही आया था ना। तो आप बोलो चेंज ऑफ वेरिएबल कर लो, आप इसको एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो कहीं ना कहीं ये यूज होगा यहाँ से, तो 0 to हाफ ये आ जाएगा हमारे पास क्या, दैट इज 3dx, ये बाहर आ गया, 4 3 12, 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to हाफ यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 12 into हाफ आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ठीक है, सर 2 आएगा उधर 4 की जगह, अपने वैसे करा है ना, तो हाँ 1000 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 0 to हाफ 3dx है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to हाफ है ना ये, और यहाँ x तो प्लस 4 हाफ, की जगह 2 आएगा। 4 की जगह 2, अच्छा ये 3 हो गया, हाँ ठीक है, ये तो 2 ही होगा, तो बाहर निकला नहीं हमने, पहले वो किया था, ये 2 है, और ये 2 into हाफ, ये आपके पास फिर से आ गया 1, क्योंकि पहले दोनों अभी को ऐड लास्ट कर स्टेप दिया। कैसा है? हाँ 2 into 3 लास्ट एंड दैट इज स्टेप 6, कैसे मिला? ठीक है 6, सॉरी ये 6 और ये 3, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। अब एक पार्टिकुलर ये लास्ट प्रॉपर्टी स्टेप है कैसा जो, है? क्या हो गया, लास्ट स्टेप कैसे है? ये 3 है ना, 3 into 2 6 आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या है x में जब पुट करेंगे तो हाफ माइनस 0 हाफ आएगा, 6 into हाफ दैट इज इक्वल टू 3, ये पूरा 3, नहीं, वो ऊपर वाला जो है ना, उसको मतलब ये लिखा है स्टेप 3, ये वाला नहीं जो सेकंड लास्ट है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, मोहित मोहित हो ना, यस सर। हाँ ये लास्ट वाले स्टेप में दिक्कत है, ये देखिए फिर सेकंड से मिटा के लिखता हूँ, सेकंड लास्ट से लास्ट वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, रुक जाइए। मैंने x को पुट किया t प्लस हाफ, x की जगह हमने t प्लस हाफ लिख दिया, dx हमारा dt के इक्वल होगा, और लिमिट हमारी चेंज हो गई 0 से लेके हाफ तक। अब इस स्टेप को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, इस स्टेप को आप लिख लो ट्वाइस ऑफ 0 to हाफ, दोनों सेम लिमिट में आ जाए, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, और t को बाद में आपने x में चेंज कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ लिख सकते हैं। और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 3 है, तो इसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 6 0 to हाफ एफ एक्स डी एक्स, सॉरी 0 to हाफ डी एक्स, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, अब उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है मोहित, आ गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि कभी आपके पास ऐसा दिया हो तो
ये क्वेश्चन ही है, लेकिन फ्रिक्वेंटली जो है बहुत यूज होता है, इसलिए आप इसको प्रॉपर्टी की तरह मान सकते हो। यहाँ कहीं दिया हो कि 0 to NT e raised to the power x fx dx divided by 0 to t e raised to the power x fx dx हो, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस e raised to the power nt डिवाइडेड बाय 1 माइनस e raised to the power t। तो ये बहुत सारे स्टेप्स आपके बचा देगा। ये आया कहाँ से, जरा ध्यान से देखिए। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी तो इस पे नहीं लग सकती। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि आप बोलोगे कि सर ये जो है हमारा EX पीरियोडिक नहीं है और नॉन पीरियोडिक इंटू पीरियोडिक पीरियोडिक नहीं होता, तो आप इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो ये चीज आएगी कहाँ से फिर? तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को आई ले लेते हैं, जो हमारे पास है इसको आई ले लेते हैं। आई हमने लिया 0 to NT e raised to the power x fx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, that is 0 to 1 e raised to the power x fx। ठीक है, फिर इसको, या अगर इसका पीरियड t है, यहाँ पे लिख दो कि पीरियड ऑफ fx is t। इसको t ले लो, तो यहाँ 0 से t आप जाएंगे, ये लिखेंगे। फिर आप t से 0 t 2t कैसे लिखा सर? t से 2t जाएंगे, तो भी आप e raised to the power x fx से लिखेंगे। आप 2t से 3t जाएंगे, क्योंकि फंक्शन वही रहेगा आपका, सेम रहेगा, और ये e raised to the power x है, इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो e raised to the power fx dx ऐसे ही रहेगा, and it is so on n minus 1t to nt, ये रहेगा ये e raised to the power x fx dx। अब इसको चाहे तो हम पुटिंग कर लें, तो ये सारे जो है इसी में चेंज हो जाएंगे, कि वही जैसे इस वाले पार्ट को आप करो, एफ एक्स को आपने पुट कर लिया x प्लस टी, एक्स प्लस टी पुट करेंगे तो 0 से t हो जाएगा, और ये x प्लस टी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो फाइनली ये जो आपको दिखेगा वो क्या दिखना है, वो तो वही दिखना है कि 0 to t e raised to the power x fx dx प्लस, जब यहाँ पे आप चेंज करोगे, काम करो इसको चेंज करके फिर वो करो कि ये चीज समझ में आ जाए, मैं जब लिखूँ तो यहाँ पे मैंने x को पुट किया, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, x इज इक्वल टू टी प्लस एक्स। एक काम करो, यहाँ पे t ही है ना, तो x को पुट कर लो आप t प्लस कुछ भी मान लेते हैं y। अब लिमिट देखिए, x की वैल्यू जब t पुट होगी तो y हमारा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब हमारे पास 2t पुट होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, t आ जाएगी, तो लिमिट तो सेम रहेगा 0 to t। और यहाँ पे लेकिन आ जाएगा e raised to the power t प्लस y, और यहाँ पे f ऑफ t प्लस y को आप f ऑफ y लिख लोगे, और dx जो है वो dy के इक्वल है, तो ये dy हो गया।
तो फाइनली ये वाली चीज क्या आ जाएगी, ई रेज टू द पावर टी आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इसको हमने 0 to t लिख लिया, इसको लिख दिया ई रेज टू द पावर वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, और इसको फिर से चेंज करके हम क्या लिख लेंगे, दैट इज ई रेज टू द पावर टी 0 to t ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ ई टी होगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा, यहाँ ई टी बाहर निकलेगा, यहाँ पे 2t बाहर निकलेगा, ई रेज टू द पावर 2t, यहाँ ई रेज टू द पावर 3t बाहर निकलेगा, ई रेज टू द पावर n माइनस टी ऐसे बाहर निकलेगा। तो फाइनली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दिखने में कैसा दिखेगा, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस ई टी प्लस ई रेज टू द पावर 2t and so on and so on and so on plus e raised to the power n minus 1t। और हर जगह पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपके पास, तो इंटीग्रेशन में वही बच गया 0 to t e raised to the power x into fx dx, और डिनोमिनेटर में यही था 0 to t e raised to the power fx dx। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो यही आएगा ना, इसका सम। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर एन टी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी सम ऑफ जी पी। तो ये डायरेक्टली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब इस पे क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप बताइए कि क्या होगा। 0 to 10 pi e raised to the power x tan 2x dx divided by 0 to pi e raised to the power x tan 2x dx क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस ए की पावर 5 पाई ऑन 1 माइनस ए की पावर पाई बाय 2। 1 माइनस ई की पावर 10 पाई नहीं होगा, 5 पाई tan 2x है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका पीरियड जो है वो हमारे पास हो गया, tan का पीरियड होता है पाई, पाई अपॉन 2 पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 हुआ तो यहाँ एन टी की बात होती है, तो 10 पाई जो है एन जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 20 हो गया, और टी जो हो गया वो हमारे पास पाई बाई 2 हो गया। तो रिजल्ट अगर लिखें तो 1 माइनस एन टी होता है, तो ई रेज टू द पावर 10 पाई हो जाएगा, और नीचे आएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर पाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में आ रही है क्या कि 0 से पाई तक tan 2x तो पीरियोडिक होगा नहीं, सॉरी tan 2x जो है वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन आप कैसे निकाल रहे हो। तो हम बोले हम इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं रहे, ये टर्मोलॉजी हमारे पास बचती है। तो हमारे पास जो आएगा 0 से लेके अगर हम पाई बाई 2 तक जाएंगे, तो tan 2x जो है वो हमारा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा,
x जो है वो हमारा वेरी अगर कर रहा है आपके पास 0 से लेके π/2 तक, तो 2x हमारा वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π तक। आप बोलोगे इसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे भाई, 0 से लेके π/2 तक और π/2 से लेके π तक हम लेके जाएंगे। लेकिन उस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो अलजेब्रिक सम है एरिया का, तो वो तो सेम ही आएगा ना, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे भाई। डिसकंटिन्यूअस से तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूअस रीजन में आप इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालोगे, लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी ना, और वैल्यू निकलेगी भी, तो वैल्यू सेम आएगी, इसलिए हमने उसको कट कर दिया। हमने सोचा ही नहीं कि भाई वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा काम हो गया। चले नेक्स्ट 10 पाई कैसे आया? हाँ क्या हो गया, पाई होना 10 पाई कैसे आया? NT क्या है, n आपका क्या है 20 है, इससे एग्री कर रहे हो कि नहीं? जैसे उसमें करवाया था, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t टाइम पीरियड था, मतलब पीरियड। एक मिनट, तो इधर तो पीरियड π/2 ना पाई दे रखा है। एक मिनट, ये n पाई है, NT है ना। अच्छा, इसका पीरियड आपने निकाला, ये पीरियड 5/2 है, ठीक है। तो इस 10 पाई को आप लिख रहे हो 20 इंटू π/2, कोई दिक्कत? तो नीचे ही π/2 होना चाहिए ना, π/2 है ना पीरियड, नीचे लिमिट में π/2 होना चाहिए फिर। तो यहाँ π/2 ही लिखा है ना, जो पीरियड होगा वही होगा ना, e raised to the 40। पीरियड क्या है, π/2, तो क्वेश्चन में नीचे पाई, क्वेश्चन में 0 से π/2 होना चाहिए, नहीं π/2 क्यों होगा? इतनी देर से तो वही समझा रहा हूँ कि भाई 0 से पाई भी है, तो आप समझो अब आपके पास क्या बचेगा, 0 टू आपके पास π/2 बचेगा, जो आपके पास है लास्ट वाला पार्ट क्या बचेगा, 0 टू π/2, ऊपर ऐसे ही आएगा सम, और ये लास्ट में बचेगा आपके पास e raised to the power tan 2x dx, और नीचे भी यही है, वो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये π/2 होगा, तभी तो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू दोनों के अलग अलग हो जाएगी। ये बिल्कुल π/2 होगा, और ये आपके पास रिजल्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपके पास थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बची हैं, तो कल थोड़ा सा पहले आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है ना, अराउंड 9 होते ना, 8:30 ज्वाइन करो, तो कल इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि 2-3 दिन हमारे पास उसके लिए टाइम मिल जाएगा हमें, क्या बोलते हैं, रिवीजन के लिए, क्योंकि ये बैक टू बैक सारी क्लासेस होती हैं, तो मैं 5-10 मिनट खींच भी लूँ उससे कोई फायदा तो है नहीं, 5 मिनट बाद दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो कल जो है वो सब लोग 8:30 ज्वाइन कर लेना, कि 8:30 से हम वहाँ तक इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।